सुरभि यानी सुगंध, खुशबू। संस्कृति और कलाएं खुशबू की तरह हमारे जीवन में बस जाती हैं और उसे भरा पूरा बनाती हैं। इसी के जरिए हमारी पहचान बनती है और संस्कृति ही वो डोर है जिससे विभिन्न मनुष्य समाज आपस में जुड़ते हैं। सुरभि कला के अनेक पहलुओं की एक झलक है। इसमें संगीत, शिल्प, नृत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, रंगमंच, इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य और इन सब के लिए जरूरी इंसानी जुनून को शामिल किया है। हमारे सांस्कृतिक जीवन में जो आज हो रहा है उसकी एक झलक है सुरभि। इस सप्ताह सुरभि के पहले अंक में हम देश के कोने कोने में महकती कला को संजो कर लाए हैं। महक, कला, सुगंध, इन सब बातों के बाद सुरभि की शुरुआत शायद आपको चौंका दे। केरल की जोश भरी, उमंग भरी कला कलरीपयट्टम, सुप्रसिद्ध वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम की संगीत सभा की विशेष झलक, गुजरात की ट्रेडिशनल ग्लेजिंग प्रोसेस यानी कलई करने की कला, सीमा पर तैनात लद्दाख के विशाल शे मोनेस्ट्री की दयनीय दशा, और इन सब के साथ सुरभि के हर अंक में खुशबू बिखेरता, आपकी सोच को झंझोड़ता सवाल जवाब। हमारे एक निर्देशक मंजुल सिन्हा केरल के एक छोटे से गांव से लेकर आए हैं आज की पहली कहानी आपके लिए। कलरीपयट्ट युद्ध कला प्रशिक्षण की दुनिया में सबसे पुरानी और जीवित परंपराओं में से एक। इस परंपरा की गहरी छानबीन करने के लिए हम गए उत्तर केरल के पुडुप्पनम गांव करुणन गुरुक्कल और उनके योद्धा शिष्यों के साथ एक दिन बिताने। प्रवेश करते ही हमें ऐसा लगा मानो हम धार्मिक अनुष्ठानों, आत्म अनुशासन, गुरुक्कल के लिए गहरे सम्मान और शांति की अद्भुत दुनिया में आ गए हैं। कलरीपयट्ट, कल्लरी और पयट्ट दो शब्दों से मिलकर बना है। कल्लरी यानी नीची छत वाली 4 फुट गहरी व्यायामशाला और पयट्ट का मतलब है युद्ध कला प्रशिक्षण। मगर कल्लरी साधारण व्यायामशालाओं से कहीं ज्यादा मतलब रखती है। शिष्यों के लिए यह शिक्षा का एक पवित्र मंदिर जैसा है। यहां कल्लरी देवी की प्रतिमा और गुरुकुलों की लंबी परंपरा की निशानियां हैं। प्रशिक्षण के हर दौर से पहले गुरुकुल का आशीर्वाद लेना शिष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। कलरीपयट्ट प्रशिक्षण का हर चरण कठोर नियमों से बंधा हुआ है। सबसे पहले तेल मालिश और शरीर को लचीला और मुलायम बनाने के लिए गुरुकुल के बलिष्ठ पैरों की रगड़। फिर खास कलरीपयट्ट शैली में कल्लरी देवी की पारंपरिक वंदना। गुरुकुल का आदेश, सही संतुलन, शरीर में बहने वाली शक्ति को महसूस करो, शरीर को मोड़ो, घुमाओ, उछलकर तेज गति से घूमो। देखो कि तुम्हारा शरीर कितना ऊपर और कितनी दूर जा सकता है। उससे और ऊपर जाओ, ध्यान केंद्रित करो। प्रशिक्षण का यह चरण माइथ्री कहलाता है। अब शिष्य लकड़ी के हथियारों से लड़ने के लिए तैयार हैं। यह दूसरी अवस्था है जिसे कोलथरी कहते हैं। जैसे जैसे अभ्यास तेज होता जाता है, हथियार शरीर का ही अंग लगने लगते हैं और पैरों की गति ऐसी मानो नृत्य हो रहा है। इस अवस्था से गुजरकर शिष्य तैयार होता है असली हथियारों से लड़ने के लिए। अंकथरी यानी खतरनाक हथियारों से लड़ाई। तलवार के सामने निहत्था इंसान। और अब पासा पलट गया।
भाले के सामने भाला, ढाल और तलवार केरल के योद्धाओं के पसंदीदा हथियार। यह अभ्यास पहले से तय किया हुआ होता है, मगर लड़ते वक्त शिष्य पूरी ताकत से और खुलकर वार करते हैं। जरा सी चूक कि सीना चाक। यह है एक संपूर्ण कल्लरी पयट्ट योद्धा के प्रशिक्षण का ढंग। ब्रिटिश सरकार ने कल्लरी पयट्ट पर पाबंदी लगा दी थी, मगर कुछ गुरुकुलों ने अपनी मेहनत और लगन से इस पारंपरिक कला को जीवित रखा। कोई भी इंसान जीवन भर में जितना कुछ पा सकता है, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम ने सिर्फ 40 वर्ष की उम्र में पा लिया है। उनका नाम न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में बहुत आदर, बहुत श्रद्धा से लिया जाता है। हमें यह कहकर बहुत गर्व, बहुत खुशी होती है कि सुरभि को संगीत देने के लिए डॉक्टर एल सुब्रमण्यम अमेरिका के लॉस एंजलिस से यहां तक आए। इसी महान कलाकार की एक झलक। Here is a glimpse of a genius. जिस सादगी के साथ वो बैठे हैं, शांत, सीधा सादा सा नाश्ता करते हुए, उन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल है कि हम इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम के साथ हैं। 6 साल के जिस बालक ने अपनी पहली सोलो परफॉर्मेंस में सुनने वालों को मोहित कर दिया था, उन्हें जब श्रेष्ठतम वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के साथ बजाने का मौका मिला, तभी वो समझ गए कि अब उनकी दुनिया किसी एक देश के छोटे मंच तक सीमित नहीं। To do a new piece for the New York Philharmonic by Mr. Mehta. He said, we will do it for the India Festival opening of the New York Philharmonic season, so write something very powerful, and I'd like you to play as a soloist also. So that was the time I was involved with Peter Brook's Mahabharata. My mother died, and so all these things were going in my mind, and then I started jotting down some of the melodic patterns. So that's how I wrote the Fantasy and Vedic Chant. So after going through all the pain and writing all the notes, which was all in a piece of paper, then finally hearing it, the whole orchestra playing, actually physically hearing it, because I was till the end, I was not sure how the response was going to be, because New York Philharmonic is probably one of the 5 best orchestras in the world. So technique is very important. So we just warm up and make sure, the left hand technique or right hand technique. Like fingerings and the pressure on the violin. There are so many things when you talk about technique. It's like in the left hand string, there has to be certain pressure in order to get a clearer tone. So that optimum pressure, if you don't have to press more than that, or if you are lighter, then it is like you won't get that depth.
And then also the sliding and precisely getting the microtones. You are looking for precisely getting the ornamentation. The right hand is the same thing, the flow of the bow, trying to use the entire bow, because people normally are used to using only a little portion of the bow, which they feel comfortable. But I try to use the entire length so that you can hold a note for a very, very long time. डॉक्टर सुब्रमण्यम का संबंध एक ऐसे परिवार से है जिसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त है, लेकिन शुरू में उन्हें डॉक्टर बनाने की कोशिश की गई। अगर पालघट मनी अय्यर उन्हें संगीत पर ध्यान देने के लिए प्रेरित न करते, तो शायद संगीत की दुनिया को अंधेरा कर ये चिराग आज चिकित्सा शास्त्र की दुनिया को रोशन कर रहा होता। एक जमाना था जब वायलिन को सिर्फ एक संगत वाद्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम की साधना और कुशलता ने उसे एक श्रेष्ठ एकल वाद्य का रूप दिया। एल सुब्रमण्यम के न्यू फ्यूजन म्यूजिक के प्रयोग ने, जिसे वो वर्ल्ड म्यूजिक के नाम से पुकारते हैं, सिनेमा को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कई पुरस्कार प्राप्त फिल्म सलाम बॉम्बे का सेहरा देने वाला थीम म्यूजिक इस बात का उदाहरण है। साल में 10 महीने डॉक्टर सुब्रमण्यम यात्रा करते हैं और अपनी कला से लोगों को आनंद विभोर करते हैं। इतना परिश्रम शक्तिशाली इंसान को भी थका सकता है, अच्छे से अच्छे संगीतकार की रचनात्मकता को घटा सकता है। मगर अब ऐसी घड़ी आ गई है जब उन्हें अपने आप को भविष्य के सपनों के लिए संभाल कर रखना होगा। पूर्वी गुजरात के छोटा उदयपुर अंचल में एक सुनसान जगह अंबाला, आदिवासियों का इलाका। यहाँ के रथवा आदिवासी माटी काम के लिए मशहूर हैं। राम राम। चमाड़ियों ने हमें बताया कि इस काम के लिए वो गांव के चारों तरफ फैले जंगल से काली मिट्टी लाता है, फिर इसमें रेत और गोबर मिलाता है। इससे मिट्टी ज्यादा लचीली हो जाती है और बनाते समय इसे मनचाहा मोड़ा जा सकता है। इससे बर्तन की मजबूती और उम्र भी बढ़ती है। आम कुम्हारों की तरह चमाड़ियों बर्तन बनाने के लिए चाक का इस्तेमाल नहीं करता। वो हाथ से थपक थपक कर मिट्टी की एक बड़ी रोटी जैसा बना लेता है, फिर उसे उल्टे रखे एक पुराने घड़े पर डाल देता है। मगर इससे पहले वो पुराने घड़े के ऊपर सूखी रेत डालना नहीं भूलता। इससे बनाए जाने वाला बर्तन पुराने घड़े पर चिपकता नहीं। फिर चमाड़ियों मिट्टी को आकार देता है, थोड़ा पानी छिड़ककर चिकना बनाता है। नए बर्तन का आकार उल्टे घड़े के पेंदे जैसा ही बन जाता है। तो जब तक बर्तन सूखें, क्यों ना एक बीड़ी सुलगा ली जाए। रथवा लोग इन बर्तनों को थावली कहते हैं। इनमें सब्जी और मिठाइयां बनाते हैं, रोटियां भी सेक लेते हैं। थावली सूख जाती है, चमाड़ियों आगे का काम शुरू करता है। एक टूटे घड़े के मुंह की मदद से वो सूखी थावली को बड़े आराम से निकाल लेता है। फिर उंगलियों से बनाकर बर्तन की मोटी किनार लगाई जाती है। घोटी अब बर्तन को एक पत्थर से घिसना शुरू करती है। इससे बर्तन चिकना होता है। इसके छोटे छोटे छेद भी पूरी तरह बंद हो जाते हैं। अब बर्तन से दूध, दही या पानी कुछ भी नहीं रिस सकता। लाल गेरू को पानी में घोलकर बर्तनों पर लगाया जाता है और थावली को मिल जाता है उसका खास लाल गेरुआ साधुई रंग। सावधानी से थावली की एक बार फिर घिसाई की जाती है और वो तैयार हो जाती है आग में पकाए जाने के लिए। थोड़ी ही देर में भट्ठी धधकने लगती है। 1-1.5 घंटे में चमाड़ियों ऐलान करता है थावली तैयार है। फिर शुरू होता है थावलियों को लाख से चमकदार बनाने का अनोखा
और मुश्किल काम। भट्ठी से निकाली गई थावलियों का ताप लाख चढ़ाते समय बिल्कुल सही होना चाहिए। ज्यादा गर्म हुई तो लाख जलकर खाक, कम गर्म तो मजबूती से चिपकेगा नहीं। सूखे गोबर का चूरा थावली पर डालकर उसके ताप की जांच की जाती है और फिर उस पर लाख की परत अच्छी तरह से चढ़ा दी जाती है। यह ऐसा काम है जिसमें पूरी काबिलियत चाहिए। जरा सी गलती तो सब बेकार। थावली ठंडी होती है और लाख की चमक दमक उभर उठती है। लाख की सुंदरता के बारे में हम बहुत कुछ जानते थे, मगर यह नहीं मालूम था कि लाख मिट्टी के एक मामूली बर्तन को सिर्फ उपयोगी ही नहीं बल्कि एक सुंदर कलाकृति में बदल सकता है। हमारे लिए यह एक नया अनुभव था, मगर चमाड़ियों और घोटी का तो ये रोजमर्रे का काम है। राम राम कहकर हम चमाड़ियों और घोटी को उनकी खूबसूरत मनमोहक थावलियों के बीच छोड़ आए, संतुष्ट, प्रसन्न और मस्त। किसी राजा का महल क्या मिट्टी से बन सकता है? जी हां, दूर बर्फीले लद्दाख के शिखर पर पुरानी राजधानी में खड़ा शे पैलेस मिट्टी से ही बना है। लेकिन प्राचीन कला का यह नमूना धीरे धीरे उसी मिट्टी में ही समाता जा रहा है जहां से उसका जन्म हुआ था। इसी महल की तस्वीर पेश कर रहे हैं M.K. रैना। मैं इस वक्त शे में खड़ा हूं। शे एक गांव भी है और यहाँ शे इसलिए भी मशहूर है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण किला है। उस किले के अंदर एक गुफा है, एक पैलेस है। लद्दाखी भाषा में शे का अर्थ है छाया। शे लद्दाख की पहली और प्राचीन राजधानी रही है, जिसे 1670 के आसपास नामग्याल वंश के राजा सिंगे नामग्याल ने बनाया था। चूंकि लेह से व्यापार की सहूलियतें ज्यादा मिलती थी, लिहाजा नामग्याल राजाओं ने लद्दाख की राजधानी शे से हटाकर लेह में बनाई और शे पैलेस को छोड़ दिया। राजाओं ने पैलेस को छोड़ा ही छोड़ा, जमाने ने भी उसे अतीत का खंडर बनाकर भुला दिया। दीवारों पर बनी ये खूबसूरत तस्वीरें धूमिल और नष्ट होने के बावजूद अपने समय की शान और रचनाकार के गौरव की गाथा कहती हुई दिखाई देती है कि धूल और धुएं का धब्बा एक कलाकृति के खूबसूरत चेहरे पर लगा इंसानी लापरवाही का बदनुमा दाग है। इन दाग और धब्बों को धोने के लिए तस्वीरों की सफाई और मरम्मत का काम काफी कारगर तरीके से शुरू किया गया था, जिसके नतीजे में आप इन तस्वीरों को साफ साफ देख पा रहे हैं, मगर वो काम अधूरा रह गया। लद्दाख की ये कलाकृतियां और इमारतें बौद्ध भारत की सांस्कृतिक विरासत हैं। इस विरासत को बचाने के लिए इनकी सुरक्षा और पुनर्निर्माण जरूरी है, कुछ इस तरह कि इनकी पुरानी पहचान भी न बिगड़े और जल्द ही कहीं ऐसा न हो खंडर होती ये इमारतें ईंट और मिट्टी का ढेर बन जाए। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और INTAC यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, INTAC ही कहना आसान होगा। INTAC ने शे पैलेस को नष्ट होने से बचाने के लिए पहल की है एक ऐसी कोशिश जिसे हम सब के सहयोग की जरूरत है। दरअसल यहां एक सवाल हम सबको अपने आप से करना चाहिए और वो ये है, हमारे इलाके में ऐतिहासिक स्थानों और स्मारकों को जीवित रखने में हम सब कितनी मदद कर सकते हैं। सुरभि हमारे लिए खोज का सागर है, बहुत सारे सवालों का भंडार भी। इन्हीं सब बातों का परिणाम है सवाल जवाब। घबराइए नहीं, सवाल काफी इंटरेस्टिंग होंगे और इन सवालों को आपके सामने रखने की जिम्मेदारी है रेणुका शहाने की। नमस्कार। सिद्धार्थ जी ने आपको ये तो बता दिया कि सवाल पूछे जाएंगे, मगर एक बात मैं भी बता दूं
कि सभी सवालों के जवाब आपको नहीं देने होंगे, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल जवाब का आखिरी सवाल आपके लिए होगा और विजेता का चुनाव एक लकी ड्रॉ के आधार पर किया जाएगा। आज से ठीक 7 दिन बाद सभी सही जवाब वाले पत्रों को एक बॉक्स में डालकर उसे अच्छी तरह हिलाकर एक खत उठाया जाएगा और उसे भेजने वाले को एक शानदार इनाम भी दिया जाएगा। तो सिलसिला शुरू करें। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश में सुंदर और आकर्षक मंदिरों की कोई कमी नहीं। कुछ मंदिर तो इतने ऊंचे हैं कि देखकर हैरानी हो जाती है। उस जमाने में जब न मशीनें थी न क्रेन्स, इतने बड़े बड़े पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक किस तरह पहुंचाया गया होगा। तमिलनाडु के तंजावुर जिले का बृहदेश्वर मंदिर इस देश का सबसे ऊंचा मंदिर है। भारतीय वास्तुकला में इमारत की ऊंचाई हो या आकार, सबके पीछे गहरा जीवन दर्शन छिपा रहता है। आकाश को छूते 61 मीटर ऊंचे इस विशाल बृहदेश्वर मंदिर को 1000 वर्ष पहले चोल वंश के महान शासक राजराजा ने बनवाया था। दक्षिण भारत का यह पहला विशाल मंदिर चोल साम्राज्य की शक्ति और गौरव का प्रतीक है। यह मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से बना है जो आसपास कहीं नहीं मिलता। इसका मतलब है कि पत्थर मीलों दूर से ढोकर लाया गया होगा। यह अपने आप में एक हैरत की बात है। मंदिर के शिखर को देखकर हैरानी और बढ़ जाती है। यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह शिखर 81 टन वजन वाली ग्रेनाइट की एक साबुत चट्टान को तराश कर बनाया गया है। कहते हैं शिखर को ऊपर चढ़ाने के लिए सारापल्लम नाम की जगह से लेकर यहां तक 6.5 किलोमीटर लंबी एक चढ़ाई बनाई गई। फिर वजनी शिखर को 1-1 इंच खींचते हुए ऊपर चढ़ाया गया। है ना ताज्जुब की बात। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने जमाने में लोग समय किस तरह मालूम किया करते थे? आजकल तो टाइम का पता लगाना बड़ी आसान सी बात है। घड़ी देख ली और वक्त बता दिया। पर तब जब न ये घड़ियां थी और न ही कोई और तरीका, समय को जानने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा ना। अपने समय के प्रसिद्ध महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने यह मुश्किल को आसान करने का बीड़ा उठाया। आप तो जानते ही हैं, इन्हीं महाराजा के नाम पर गुलाबी शहर जयपुर का नाम रखा गया है। हाँ, तो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने ही अपने देश के पहले ऑब्जर्वेटरी यानी वेधशाला का निर्माण किया, जिसे हम और आप जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। जंतर मंतर, ऐसा लगता है जैसा कोई जादुई जादूगर का शब्द है। वैसे इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये है यंत्र और मंत्र। संस्कृत भाषा से निकला हुआ। यंत्र का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट या आला, और मंत्र का मतलब है उन आलों से कैलकुलेशन करना, उन आलों से आप मापदंड करते हैं जो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। इससे आप ग्रह, सूर्य के कोण, दिन रात, ग्रहण, मौसम, इन सब का हाल जान सकते थे। सौभाग्य की बात यह है कि जयपुर में यहां पर अभी हालत बिल्कुल ठीक है और सारे यंत्र निरंतर काम कर रहे हैं। यहां पर देश विदेश और जयपुर में पूरा एस्ट्रोनॉमी का एक स्कूल है, ज्योतिष का स्कूल है, जो यहां पर इन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, इनका फायदा उठाते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं। और साथ में एक अद्भुत बात यह है कि साल में एक बार आषाढ़ के टाइम पे यहाँ पंडित लोग आते हैं, ज्योतिष लोग आते हैं और यहाँ पर कुछ अपनी ऋचाएं करते हैं और अपनी भविष्यवाणी ये करते हैं। ये वायु की दिशा से उनको पता चलता है कि भविष्य इस साल मौसम हमारा कैसा रहेगा। कहने का मतलब संक्षिप्त में ये है, ये एक जिंदा ऑब्जर्वेटरी है। इसलिए जिंदा है कि इसके जिंदा रखने के लिए पूरे साजो सामान ठीक है। इसके इर्द गिर्द सूर्य की किरणों को रोका नहीं गया है, कोई इमारत नहीं खड़ी की गई है, इसलिए ये अभी भी काम आ सकती है और काम में है। और अब
तैयार हो जाइए आज के उस सवाल के लिए जिसका जवाब आपको देना है। हमारा सवाल इस स्मारक से जुड़ा हुआ है। जरा गौर से देखिए। इस जगह से जुड़े 3 सवालों के जवाब देने हैं आपको। पहला सवाल, इस स्मारक का नाम, आम या प्रचलित नाम नहीं बल्कि ऐतिहासिक नाम। दूसरा, जगह का नाम जहां पर यह स्थित है। और तीसरा, इसकी खासियत, विशेषता। आज पूछे गए सवाल का जवाब सुरभि के तीसरे अंक में दिया जाएगा, यानी आज से 2 हफ्ते बाद। सुन लिया ना आपने? रेणुका को आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। सो बेस्ट ऑफ लक। अगले हफ्ते हम फिर साथ होंगे और होगी, वो तो हर जगह हवा में घुली हुई है, सुरभि।